नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का। 5 बज चुके हैं और 5 बड़ी खबरों के साथ हम इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। तो पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी ने ट्वीट कर सपा पर हमला बोला है, तो वहीं नामकरण को लेकर अखिलेश ने सरकार पर निशाना साधा है। सीएम योगी आज गोरखपुर दौरे पर हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर हमला बोला है। तो ये 5 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जो 5 इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। पहली खबर, तो 2022 से पहले यूपी की सियासत में बड़े गठबंधन की तैयारी चल रही है। ओवैसी, राजभर और चंद्रशेखर की मुलाकात वाली तस्वीरें वायरल हो रही है। 3 दिनों आपको बता दें कि कई संगठन, कई दल मिलकर एक बड़ा संगठन बनाने की कोशिश में है और ऐसे में ओवैसी, राजभर और चंद्रशेखर की मुलाकात वाली तस्वीरें वायरल हो रही है। तस्वीरों में आप देखिए, होटल ताज की तस्वीर है, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक मोर्चा बनाने की कवायद में होटल में 2022 को लेकर तीनों नेताओं की मुलाकात हुई है। मुलाकात की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सुभासपा, एआईएमआईएम, आजाद समाज पार्टी के बीच क्या गठबंधन होगा, क्योंकि जिस तरीके से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, इसमें इस तस्वीर के कई मायने निकाले जा सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ने की कवायद में जुटे हैं, लेकिन उनके साथ उत्तर प्रदेश के कई छोटी छोटी पार्टियां गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। ओवैसी के साथ ये 3 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, राजभर और चंद्रशेखर राजभर के पैर छूते हुए और पहली बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में धमाकेदार तरीके से एंट्री करते हुए एक बड़े गठबंधन की तैयारी है और इसी गठबंधन को लेकर मुलाकात हुई है लखनऊ में। सुभासपा, एआईएमआईएम, आजाद समाज पार्टी के बीच क्या गठबंधन होगा। और एसके वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, बातें तो कई दिन से हो रही है, लेकिन इस बातों को लेकर आगे क्या कहा जाए? बिल्कुल, जिस तरीके से हम देखें, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर लगातार अपना भागीदारी संकल्प मोर्चा बना रहे थे, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मिले तो कहीं ना कहीं उनके मोर्चे को टूट को लेकर सवाल उठने लगे थे। ओवैसी की तरफ से भी बयान आया था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ वो गठबंधन नहीं रखेंगे। हालांकि बीजेपी से उनकी बात नहीं बनी थी, जिसके बाद अब दोबारा से ओम प्रकाश राजभर कोशिश में लगे हैं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा को मजबूत किया जाए और कहीं ना कहीं 2022 के लिए अपनी स्थिति ऐसी बनाई जाए कि बड़ी पार्टियों से बार्गेन किया जा सके। हालांकि इस मामले में वो सपा सुप्रीमो से भी मिल चुके हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है और आज उन्होंने जो बयान दिया उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में भी होते हुए दिखाई दे। उनका साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस में अभी भी बहुत कुछ बचा है और कांग्रेस ने जो किया है वो कहीं ना कहीं जरूर यादगार है। तो निश्चित है कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर की कोशिश यही है कि छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर, जिस तरीके से आज चंद्रशेखर रावण और साथ ही साथ में असदुद्दीन ओवैसी के साथ उनकी एक मुलाकात हुई, हालांकि वो इसको शिष्टाचार मुलाकात बता रहे हैं, लेकिन ये निश्चित है कि ऐसी मुलाकातों के कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने हैं और निश्चित है कि जब इस तरीके की मुलाकातें होंगी तो कहीं ना कहीं जब आगे चुनाव आएंगे तो बड़ी पार्टियों के साथ एक बार्गेन करने वाली स्थिति में ओम प्रकाश राजभर होंगे। उस चीजों को मेंटेन करने के लिए लगातार ओम प्रकाश राजभर प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आपको फिर से बता दें, तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुलाकातों का दौर जारी है। आगे बढ़ते हैं। 2022 विधानसभा को लेकर यूपी बीजेपी लगातार ट्वीट कर विपक्ष पर हमलावर है। हाल ही में माफिया पर कार्रवाई को लेकर यूपी बीजेपी ने एक ट्वीट किया था और अब सपा सरकार में लैपटॉप योजना को लेकर भी यूपी बीजेपी ने ट्वीट कर बड़ा हमला बोला है। तो सपा सरकार पर हमला बोलते हुए उत्तर प्रदेश बीजेपी के तरफ से ट्वीट किया गया है, भूले तो नहीं किस तरह अखिलेश सरकार ने समाजवादी लैपटॉप योजना में 9 लाख लैपटॉप के वारे न्यारे कर 12 अरब रुपए का घोटाला किया था। यह ट्वीट किया गया है बीजेपी की तरफ से। तो विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मुस्तैदी के साथ, मजबूती के साथ मैदान में उतर रहे हैं। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। यूपी बीजेपी ने ट्वीट किया है समाजवादी पार्टी की सरकार को लेकर। उन्होंने सीधे सीधे लिखा है, भूले तो नहीं किस तरह अखिलेश सरकार ने समाजवादी लैपटॉप योजना में 9 लाख लैपटॉप के वारे न्यारे कर 12 अरब रुपए का घोटाला किया था। तो बीजेपी के तरफ से समाजवादी पार्टी यानी पूर्व 2012 में जो सरकार बनी थी उस सरकार को लेकर निशाना साधा गया है।
ट्वीट करते हुए ये लिखा गया है कि भूले तो नहीं, यानी जनता से सीधे सीधे कहा गया है किस तरह अखिलेश सरकार ने समाजवादी लैपटॉप योजना में 9 लाख लैपटॉप के वारे न्यारे कर 12 अरब रुपए का घोटाला किया गया था। ये बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया है। एक बार आपको फिर से बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही है। ऐसे में बीजेपी ने आज समाजवादी पर निशाना साधते हुए सीधे सीधे ट्वीट किया कि भूले तो नहीं, किस तरह अखिलेश सरकार ने समाजवादी लैपटॉप योजना में 9 लाख लैपटॉप के वारे न्यारे कर 12 अरब रुपए का घोटाला किया था। 12 अरब रुपए का घोटाला किया था, ये ट्वीट किया गया है बीजेपी की तरफ से। और हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हरीशचंद्र जी, ये जो ट्वीट किया गया है इसका क्या मायने है? देखिए, समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान अनेक घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार के हुए, जिसकी जांच, अनेक मामलों में जांच चल रही है। तमाम लोग जेलों में भी हैं। तो जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, योगी सरकार भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस के लेकर काम कर रही है। तो निश्चित रूप से जहां भ्रष्टाचार हुआ है वो बात पहले से भी उजागर है और उसी बात को वही बात आई सामने। जी, लेकिन सवाल यह है कि 4.5 साल से आपकी सरकार है, अभी 6 महीने बाद इलेक्शन होना है, लेकिन क्या अभी आपको ये बातें याद आई है? नहीं, पहले से भ्रष्टाचार के जितने मामले हैं सभी में जांच पहले से ही चल रही, कोई नई बात नहीं है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के द्वारा ट्वीट करते हुए, निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी सरकार पर यह आरोप लगाते हुए कि 12 अरब रुपए का घोटाला हुआ था लैपटॉप योजना में। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर के पिपरी गांव पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति के दौरे से पहले सीएम पहुंचे हैं गोरखपुर। गुरु गोरखनाथ राज्य आयुष विश्वविद्यालय के शिलान्यास स्थल का निरीक्षण करेंगे। गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय के लोकार्पण स्थल का भी जायजा लेंगे। कल गोरखपुर दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर राष्ट्रपति आने वाले हैं और इससे पहले आज निरीक्षण करने के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हैं गोरखपुर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि मंच सज करके तैयार आप देख सकते हैं। यहाँ पर देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का आगमन होगा और उनके कर कमलों द्वारा शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम किया जाएगा। इस आयुष विश्वविद्यालय के बनने से पूर्वांचल ही नहीं बल्कि बिहार और नेपाल के मरीजों को काफ़ी लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि कहीं किसी तरह की कोर कसर न रह जाए। देश के महामहिम के स्वागत की भव्यता के साथ तैयारी की जानी चाहिए लेकर के अधिकारियों को उन्होंने 10 मिनट तक बैठक की। उसके बाद फिर गोरक्षनाथ मंदिर के लिए रवाना हो गए। हरेंद्र दुबे, न्यूज़ 1 इंडिया, गोरखपुर। इस बीच बड़ी खबर, पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हां, अमिताभ ठाकुर रेप के आरोपी सांसद अतुल राय को बचाने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप है पूर्व आईपीएस पर। दरअसल अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपने दोस्त के साथ खुद को आग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की थी। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। दोनों ने मौत से पहले कोर्ट के बाहर आत्महत्या करने से पहले फेसबुक लाइव भी किया था। फेसबुक लाइव में पीड़िता और उसके दोस्त ने एसएसपी अमित पाठक, सीओ अमरीश सिंह, दरोगा संजय राय और उनके बेटे विवेक राय, पूर्व आईजी पर भी उत्पीड़न का आरोप लगाया था। पीड़िता ने अमिताभ ठाकुर पर भी आरोप लगाए, जिसके बाद आज पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये 3 तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज अमिताभ ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमिताभ ठाकुर को जबरन गाड़ी में बिठाया गया और फिर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। फिलहाल इस वक्त अमिताभ ठाकुर पुलिस स्टेशन में हैं और उनकी पत्नी नीतू ठाकुर ने भी पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। अमिताभ ठाकुर जी ने योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही है, उसके बाद से और गोरखपुर जाने की बात कही, उसके बाद से अनवरत हमारी प्रताड़ना शुरू हो गई। पहले जाने से रोका गया, 2-3 दिन तमाम पुलिस फोर्स हमारे घर के बाहर रख के नजरबंद रखा गया और उसके बाद आज फिर कल गोरखपुर जाने की बात की।
आज पहले हमारे घर पे सुबह फिर कई सारे पुलिस फोर्स को तैनात किया गया और दोपहर में तमाम मैं पुलिस फोर्स के साथ आए और ये कहा कि हमारे साथ चलिए। कोई कारण नहीं बताया, कारण पूछने पर स्पष्ट नहीं किया कि क्यों है, केवल इतना कहना था कि हम कह रहे हैं हमारे साथ चलिए। ये पूछने पे कि क्या आप गिरफ्तारी कर रहे हैं तो ये कहा गया हमें पूछताछ करना है और साथ में ये भी कि जिस तरीके से पूछताछ में ये हम लोगों ने कहा कि अगर पूछताछ करनी है आप यहाँ भी कर सकती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, आपको हमारे साथ चलना ही होगा और आप चलिए। उस जबरदस्ती घर से खींच के ले आए हैं। जब पूछने पे कोई कारण नहीं बताया। हजरतगंज कोतवाली पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है जी, उसी के तहत उनको ले आया गया है। पूछताछ जारी है। उनको क्या गिरफ्तार कर लिया गया है? अभी पूछताछ जारी की है, उसके बाद तदनुसार जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। किन धाराओं में एफआईआर की पूछताछ के लिए लाया गया है? इनको आईपीएस अमिताभ ठाकुर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले तो उनको रिटायर किया गया जबरन, उसके बाद लगातार वो सरकार के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे थे। इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक रेप पीड़िता ने जो अतुल राय सांसद हैं उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उसका रेप किया है। जो आत्महत्या करती है उसके बाद उसकी मौत होती है, साथ ही साथ उसके जो एक सहयोगी होता है उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद एसआईटी जाँच करती है। जाँच रिपोर्ट में अतुल राय के साथ साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को भी जो दोषी माना गया है, जिसके बाद हजरतगंज पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, उनको हजरतगंज थाने लेकर आई है और पीछे की तस्वीर है जो वहां पर उनको रखा गया है, उनसे पूछताछ हो रही है। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहां पर मौके पर मौजूद हैं। साथ ही साथ उनकी पत्नी जो हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं नूतन ठाकुर, वो भी हजरतगंज थाने पहुंची हैं और उनका आरोप है कि पुलिस ने जबरन उनको उठाया। जबकि जो पीड़िता ने एक वीडियो वायरल किया था उसमें तमाम वाराणसी के अधिकारियों के नाम है, जजों के नाम है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि जब से जो अमिताभ ठाकुर हैं उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही है मुख्यमंत्री के खिलाफ, तब से उनको परेशान किया जा रहा और आज ही उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान भी किया था। निश्चित तौर पर जो पूर्व आईपीएस हैं अमिताभ ठाकुर इस समय हजरतगंज थाने में हैं और लगातार उनसे पूछताछ हो रही है। लखनऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए अश्विनी कुमार सहयोगी समीर कर्णगी के साथ। पूर्व वहीं इस मामले में अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने ट्वीट किया है कि भूतपूर्व पुलिस के विरुद्ध भाजपा सरकार की पुलिस का अभूतपूर्व कार्य। भाजपा राजनीति लोगों के बीच दरार पैदा करके ही जिंदा है। अब भाजपा सरकार के दबाव के कारण पुलिस ही पुलिस के खिलाफ काम करने पर मजबूर है। एक सेवानिवृत्त आईपीएस के साथ ऐसा व्यवहार अक्षम्य है, नहीं चाहिए भाजपा। ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। और आइए आपको हम इस मामले में ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर रेप पीड़िता आत्मदाह मामला है क्या। दरअसल एसआईटी जांच के आधार पर कार्रवाई की गई है। जांच समिति ने पूछताछ भी की थी। बसपा सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप है। आरोप लगाने वाली लड़की ने जान दे दी थी। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर खुदकुशी की थी। दुष्कर्म केस के गवाह ने भी आत्मदाह किया था और फिलहाल इस मामले में एसआईटी इस मामले की जांच में जुटी हुई थी और जांच के बाद अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। और लगातार जैसे कि आप सुन रहे थे कि पूछताछ चल रही है इस वक्त। पूछताछ के बाद जो संवैधानिक जो कार्रवाई है वो कार्रवाई होगी, जैसे कि वहां पर पुलिस अधिकारी कह रहे थे। तो नामकरण पर अखिलेश यादव का तंज। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। शहरों के नाम बदलने पर बोले अखिलेश यादव, लखनऊ मत जाओ वरना सरकार आपका भी नाम बदल देगी। उज्ज्वला योजना का नाम बदलकर भूज्वला कर देना चाहिए। फ्री सिलेंडर देकर अब लूटा जा रहा है। ये बातें कही है अखिलेश यादव ने। तो एक बार आपको फिर से बता दें, अखिलेश यादव ने तंज कसा है सरकार पर नाम बदलने को लेकर। लोगों से अपील की है कि आप लखनऊ मत जाइए, आपका भी नाम बदल दिया जाएगा। मैं महान दल के उनके अध्यक्ष केशव जी को बधाई देता हूं। महान दल के सभी कार्यकर्ता नेताओं का स्वागत सैफई में हुआ और उनके कार्यकर्ता नेता बड़ी संख्या में यहाँ आकर के उन्होंने सफल कार्यक्रम किया और उन्होंने संकल्प लिया है कि जिन लोगों ने उनके समाज को धोखा दिया है उनको इस चुनाव में सबक सिखाया जाएगा। महान दल का जो संकल्प है कि जिन्होंने उनके समाज को धोखा दिया है
और राजनीति में छल किया है उनके साथ, उनको इस चुनाव में सबक सिखाया जाएगा। ये महान दल का संकल्प है। हमें खुशी है कि महान दल के कार्यकर्ता नेता सड़कों पे आ गए हैं, लगातार यात्रा की उन्होंने, और इसी तरीके से लगातार जनता में वो रहेंगे और जोड़ते रहेंगे। इस बीच कल सपा में शामिल होंगे अंबिका चौधरी। बेटे के साथ सपा में शामिल होंगे पूर्व कैबिनेट मंत्री। सपा कार्यालय में अखिलेश यादव शामिल करवाएंगे। 5 साल बाद सपा में वापसी करेंगे अंबिका चौधरी। तो एक बार आपको फिर से बता दें, उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाने वाले अंबिका चौधरी एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। 5 साल बाद सपा में वापसी करेंगे अंबिका चौधरी। कल सपा में शामिल होंगे अंबिका चौधरी। तो बहुत ही अहम खबर, बेटे के साथ सपा में शामिल होंगे पूर्व कैबिनेट मंत्री अंबिका चौधरी। अंबिका चौधरी समाजवादी पार्टी से नाराज होकर 2017 में बसपा में शामिल हो गए थे, लेकिन 5 साल बाद फिर से उनकी घर वापसी हो रही है। 5 साल बाद सपा में वापसी करेंगे अंबिका चौधरी। आगे बढ़ते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। जनसभाओं में दिहाड़ी पर लोगों को बुलाती है कांग्रेस, ये कहा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। कांग्रेस भीड़ जुटाने के कल्चर पर यकीन करती है। कांग्रेस को चुनाव लड़ाने के लिए नहीं मिलते हैं उम्मीदवार। लोगों से पैसे लेकर कांग्रेस उम्मीदवार बनाती है, पैसे लेकर लोगों को टिकट नहीं देती है बसपा। यानी बसपा के बारे में सीधे सीधे कहा कि हम पैसे लेकर टिकट नहीं देते हैं। दूसरों पर सिर्फ उंगली उठाना जानती है कांग्रेस। कांग्रेस को पहले अपने दामन में झांकना चाहिए। जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस को नकार दिया है। बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से आर्थिक मदद नहीं लेती है और ना ही इसके एवज में उनको राज्यसभा आदि में भेजती है, तथा ना ही उनको आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए उनके हिसाब से अपनी सरकार की नीतियां बना के अपनी सरकार चलाती है। बल्कि इसके स्थान पर बीएसपी अपनी सदस्यता के जरिए व अन्य विभिन्न मौक़ों पर पार्टी के सामर्थ्यवान लोगों से भी पार्टी की सदस्यता के जरिए ही उनसे पार्टी के लिए आर्थिक मदद भी लेती है। मैं किसी एक चैनल में हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद हैं श्री SC मिश्र, उनका इंटरव्यू देख रही थी, जिसमें उनसे बार बार मेरा उत्तराधिकारी के बारे में पूछा जा रहा था कि आपकी बहन जी का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो उस चैनल को जो उनसे पूछ रहा था, उस चैनल के इंटरव्यू पूछने वाले को मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अभी ठीक है, मुझे अभी किसी को भी अपना उत्तराधिकारी बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, मैं ज़रूर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगी। ये भी मैं उनको बताना चाहती हूँ। जब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा या मैं इस लायक नहीं रहूँगी कि मैं पार्टी को चला पाऊँ, और जब मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करूँगी तो उस चैनल को भी बता दिया जाएगा, पूरे देश को बता दिया जाएगा। लेकिन जब मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करूँगी तो मेरा उत्तराधिकारी केवल दलित वर्ग से ही होगा। ये बात मैं कई बार कह चुकी हूँ और आज मैं इस बात को फिर दोहराना चाहती हूँ कि जब भी मैं अपनी पार्टी का उत्तराधिकारी बनाऊंगी या मेरा जो उत्तराधिकारी होगा तो वो केवल दलित वर्ग से। तो मायावती ने स्पष्ट कहा है कि बीएसपी के उत्तराधिकारी को लेकर मायावती ने ऐलान करते हुए कहा कि मेरा उत्तराधिकारी केवल दलित वर्ग से होगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो उत्तराधिकारी घोषित करूंगी, ये कहा है मायावती ने। तो आपको बता दें कि मायावती ने उत्तराधिकारी के सवाल पर सीधे सीधे कहते हुए कि मेरा स्वास्थ्य अभी ठीक है और समय आने पर मैं उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निवास और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन उसने पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर सभी युवा कांग्रेसियों को रोक लिया है। इस दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ जमकर झड़प और बहस हुई। कई युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ नारेबाजी करते हुए बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, जहां पुलिस को उन्हें नीचे उतारने में जमकर पसीने छूटे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं।
सरकार का दुर्भाग्य है कि लोगों को अपने हक मांगने के लिए आज हजारों हजार युवा कांग्रेस के साथियों के साथ सड़कों पर आना पड़ रहा है और सरकार ने रोजगार देने के बजाय लाठी और डंडे और गोलियों का बंदोबस्त कर रहा है। उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड की माताएं, उत्तराखंड की बहनें जो गैरसैंण में लाठीचार्ज हुआ, उस लाठीचार्ज मैं उत्तराखंड के देहरादून जिले में बड़ा हादसा हुआ है। यहां डोईवाला रानी पोखरी में पुल गिर गया है, कई वाहन नदी में गिर गए हैं। देहरादून से ऋषिकेश का संपर्क बिल्कुल टूट चुका है। देहरादून से नेपाली फॉर्म होकर जाना होगा अब ऋषिकेश। एक बार तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ऋषिकेश जाने के लिए नेपाली फॉर्म होकर जाना होगा। और ये तस्वीर डोईवाला की है, किस तरीके से पानी के बहाव के कारण पुल अचानक से टूट गया और इस वक्त जो भी गाड़ियां आ रही थी वो नीचे गिर गई, कई लोग नीचे फंस गए। पुलिस को जब इस बात की सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची है, राहत कार्य जारी है। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा हुआ है, बीच से ही पुल टूट गया है। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि तेज बहाव के कारण कई जगहों पर सड़क भी टूटी है। सड़क टूटने के साथ साथ कई जगहों पर सड़क बह भी गई है, जिसके कारण आवागमन पूरी तरीके से बाधित है। तो उत्तराखंड की ये दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लगातार कई ऐसे जिले हैं जहां पर तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन पुल टूट गया है और सड़कें भी टूट गई है। तो पुल गिरने की घटना पर सीएम पुष्कर सिंह ने काफी गंभीरता से जांच कमेटी की गठित की है। प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी ने जांच कमेटी गठित की है। जांच कमेटी में पीडब्ल्यूडी के 3 सीनियर इंजीनियर को शामिल किया गया है। 7 दिन के अंदर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। तो आपको बता दें कि पुल टूटने के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच कमेटी का गठन किया है। 7 दिन के अंदर सरकार को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। पुल गिरने की घटना पर सीएम पुष्कर सिंह धामी काफी गंभीर हैं और इस मामले में सीएम के निर्देश पर गठित की गई है जांच कमेटी। आगे बढ़ते हैं। हाथरस में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ, जिसमें गरीब और असहाय परिवारों की कन्याओं का विवाह शांतिपूर्ण माहौल में हुआ है। मंत्र उच्चारण के साथ ये विवाह संपन्न करवाया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर भारद्वाज ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कई धर्म और समुदाय के गरीब परिवारों की बेटियों का विवाह संपन्न कराया। कुल 142 जोड़ों का हिंदू रीति रिवाज और 17 जोड़ों का मुस्लिम रीति रिवाज के साथ विवाह हुआ है। परिजनों की ओर से पंडाल में भोजन की व्यवस्था भी जिला प्रशासन की ओर से कराई गई। तो 142 जोड़ों का हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न हुआ, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वहीं 17 जोड़ों का मुस्लिम रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न हुआ है। हाथरस की यह तस्वीर है जहां पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां पर दबिश देने गई पुलिस पर हमला हो गया है। पुलिसकर्मियों पर ईंट बरसाकर आरोपी फरार हो गए। तांत्रिक आरिफ को पकड़ने गई थी पुलिस। चरथावल थाना क्षेत्र के नगला राय का यह मामला है, जहां पर पुलिस पर हमला किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दरअसल अपराधी को पकड़ने गई थी पुलिस, लेकिन उसी दौरान अपराधी ने ईंट पत्थर बरसाकर और मौके से फरार हो गए। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।